नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं India.com। आज हम महिलाओं के आरक्षण पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी मैम। इनका और भी परिचय दे देते हैं। पहले कर्नाटक की पहली वुमेन सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन जो सुप्रीम कोर्ट में मिला है। इसके अलावा ये भारत की 5वीं ऐसी महिला है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। इस पर हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते, थैंक यू। उससे पहले हम आपको पूरी खबर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। कल राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इसके पहले लोकसभा में पास हुआ था। अब प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं तो ये कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये विधेयक के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो मैंने बताई। अब इसके अलग अलग जो पहलू हैं उस पर हम मैम से बात करेंगे और समझेंगे कि इस पर क्या स्थिति है, क्या इम्प्लीमेंटेशन का इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा महिलाओं पर, रियल में जो चीज़ें हैं वो जानेंगे। तो मैम सबसे पहले एज अ वुमेन आप किस तरह से इस बिल को देखते हैं? इस बिल को आई सी इट एज अ वेलकम मूव। बहुत देर ही सही लेकिन आया तो सही है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। लेकिन क्या है कि 1931 में तो पहला वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को शुरू किया था सरोजनी नायडू जी और बेगम नवाज शाह बानो ने। तो 92 इयर्स के बाद ये रियल हो रहा है तो बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रहा है मुझे कि आखिर ये सपना हकीकत में बदल रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अब हमें कुछ सालों की देरी हो गई है काफ़ी समय से? क्योंकि चीज़ें बहुत सालों से देरी हो गई है क्योंकि पहला 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के साथ पंचायती राज और लोकसभा बॉडीज के साथ 33% आया था। उसके बाद 2008 में 108th अमेंडमेंट के साथ 33% इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में और विधानसभा में। लेकिन और वो पास भी हुआ था राज्यसभा में मार्च 9, 2010 यूपीए गवर्नमेंट के दौर पे। लेकिन वो लोकसभा में नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा गॉट डिसॉल्व, वो डिसोल्यूशन की वजह से हुआ नहीं। और दूसरी बात 2014 में जब बीजेपी आए थे तो उस टाइम से अभी 9 साल के बाद वो लोग कर रहे हैं इसको। जो बिल है जब एक्ट बन जाएगा तो इसमें जो सीटें होंगी वो अराउंड 33% मतलब 181 के अराउंड होंगी 543 में। तो आप देखते हैं कि उनकी जो महिलाओं की सीट होगी, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज होंगे, तो वुमेन जो इश्यूज हैं उसको रेज करेंगे तो इसका कितना बेनिफिट होगा? देखिएगा, बिल आने में और लागू करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात ये तो है कि आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड 2002 अमेंडमेंट कैटेगोरिकली सेज that there has to be a delimitation act. Okay. So delimitation act उसको कब शुरू करते हैं? सेंसस के बाद। तो 2021 में सेंसस होना था लेकिन हुआ नहीं कोविड की वजह से। अगर आप देखेंगे G20 में जो जितने भी कंट्रीज आए थे सब ने सेंसस किया था, लेकिन अपना ही एक भारत देश है जिसने सेंसस नहीं किया, कारण था कोविड। अब दूसरा सेंसस आएगा 2026 में, तो सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन होगा। सेंसस का मतलब पॉपुलेशन काउंट करने के लिए। पॉपुलेशन काउंट करना इसकी वजह है क्योंकि 33% 1/3% किस आधार के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जब सेंसस कैलकुलेट होता है तब डीलिमिटेशन आता है। डीलिमिटेशन का मतलब ये है कि बाउंड्रीज को डिफाइन करना है टेरिटरी वाइज, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा आएगा, कैसा आएगा। हाँ, तो इस पे एक चीज़ और जो मतलब मुझे लगा कि अगर कोई महिला रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़ रही है तो वो अनरिजर्व सीट पे भी इलेक्शन लड़ रही है। नॉर्मली जो कैंडिडेट होते हैं लोकसभा में वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जनरल सीट्स पे भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा अगर जनरल सीट्स में आप करना चाहते हैं तो पैसा चाहिए, बहुत सारा ब्लैक मनी चाहिए, फिर आपकी पार्टी सपोर्ट करना चाहिए। पार्टी में बहुत सारा इंटरनल पॉलिटिक्स होता है डेमोक्रेसी की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से। और दूसरी बात क्रिमिनलाइजेशन इतना हुआ है पॉलिटिक्स में, तो जो भी आना चाहते हैं महिला उसको अपहिल टास्क है लड़ने के लिए। दूसरी
एक बहुत अहमियत बात रखना चाहती हूँ। ये एक क्लॉज आया है आर्टिकल 334A। ओके। उसमें क्या बोलता है कि ये बिल सिर्फ 15 साल के लिए लागू होगा विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो आप देखिएगा 3 साल बाद सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा 2029 तक, तो 6 साल तो वैसे ही चले गए, फिर उसके बाद रहेगा 8 साल या 9 साल बस, तो 15 साल खत्म। उसके बाद क्या होगा अब बताइएगा। हाँ। कि कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 6 साल लग ही जाएगा, तो बिल्कुल। इसका कोई फायदा नहीं है। मैम थोड़ा सा ना डीलिमिटेशन वाला प्रोसेस थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोगों को डाउट है कि कौन सी मतलब महिलाओं को कौन सी सीटें अलॉट होंगी, कहाँ पर वो सीटें रिजर्व होंगी, थोड़ा सा ये प्रोसेस बता देते हैं। देखिएगा ऑलरेडी रिजर्व सीट्स है 1/3 फॉर ट्राइबल्स, SC Okay. ST एंड ट्राइबल्स। इसमें OBC नहीं कवर्ड है। हाँ। आज के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023 इट कैटेगोरिकली बोलता है कि 1/3 फॉर women इन जनरल। तो ये डीलिमिटेशन मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस टू डिफाइन द बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है। और दूसरी बात ये बहुत अहमियत है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी उस जगह में वेट देता है। तो इट इज़ लाइक वन वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू, सो इट इज़ लाइक दैट। तो उसके आधार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हाँ, आज जैसे AIM पार्टी ने उन्होंने 2 कैंडिडेट हैं सपोर्ट नहीं किया लोकसभा में, वो गलत बात है। क्योंकि ना जब आप सेवा पॉलिटिशियन बनते हो तो देश के सेवा में आते हो। आप लोग गलती से उनको नेता बुलाते हैं, एक्चुअली वो लोगों का सेवक होना चाहिए, सेवा करने वाले। सो वो लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से नहीं उन्होंने सोचना। बोला कि मुस्लिम को नहीं रिजर्व दे रहे। नहीं, मेरा ये है सोच है कि जब वुमन बोलते हैं, जब महिला बोलते हैं, तो ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये सब नहीं आना चाहिए बीच में। ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, ना OBC, ना SC, ना SC, ना ट्राइबल। इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। वुमन का मतलब वुमन, क्योंकि इसके बाद लड़ाई होगी LGBTQI प्लस का बहुत सारे मामले पैंडोरास बॉक्स ओपन करता है। तो मेरा कहना ये है, वुमन का मतलब वुमन होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये these politicians should think about the interest of the people at large। लोगों के सेवा में जब आए हैं तो लोगों की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, और अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपना मुस्लिम विमेन या अपना क्रिश्चियन विमेन या अपना हिंदू विमेन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हाँ, अभी लोकसभा इलेक्शन है 2024 में और 5 विधानसभाओं में भी चुनाव है, तो अभी ये लागू करने का इम्पॉसिबल। अगर लागू करना है तो ये अमेंडमेंट्स को हटाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। तुरंत हटाना पड़ेगा। ये डीलिमिटेशन, ये सेंसस, ये सब कुछ नहीं आएगा। उसके बिना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, अगर सेंसस नहीं करेंगे तो। क्योंकि 2002 में सेंसस हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, तो हुआ नहीं। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो ये सब अमेंडमेंट्स को हटाना चाहिए बस। और जो कि मैं अभी पूछा ही था आपसे, वही सवाल है वापस कि OBC को क्यों नहीं? मैं वही बोल रही हूँ ना, क्योंकि वही पॉइंट बार बार रेस किया जा रहा है कि OBC को क्यों नहीं। जैसे SC ST को मिल गया, अब उनके जो है 131 सीट्स में उनका अपना फीमेल्स कैटेगरी का रिजर्व हो जाएगा अराउंड 44 1/3, तो बाकी तो मेल फीमेल दोनों लड़ सकते हैं उसमें चुनाव, लेकिन फिर OBC को क्यों नहीं? मैं एक मजाक की बात बोलती हूँ। 2010 में जब ये राज्यसभा में पास हुआ था, तब कुछ BJP के लोग इसका खिलाफ थे। और नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो इनके खिलाफ थे। पता है क्यों? OBC की वजह से। OBC को इंक्लूड करो, तब इसकी वजह से तब बिल पास नहीं हुआ। अब वही हो रहा है इन लोगों के साथ। बीजेपी तैयार है बिल लाने को, लेकिन कांग्रेस ने बोल रहा है कि OBC के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं। आप बताइएगा, जब वुमन का रिजर्वेशन होता है तो ये SC ST OBC ट्राइबल्स कहाँ से आ जाते हैं? सबको बराबर इक्वालिटी। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ 33% क्यों, 50% क्यों नहीं? जब खुद स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा है, व्हेन हाफ द पॉपुलेशन इज वुमेन,
तो 50% क्यों नहीं? और दूसरी बात, वहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ रीजंस में लिखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? हाँ। तुरंत कीजिएगा अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं। बिकॉज अ वाइज मैन सेड, एक नेशंस measure is seen by the way they treat the woman. बिल्कुल। nation's यही progress, चीज पे जो हाँ। आपने बोला 50% चाहिए था, इसी पे मैं थोड़ा सा और समझना कि आपको क्या लगता है कि ये बिल में और क्या क्या बेटर किया जा सकता था? देखिएगा, पंचायती राज में 27 साल हो गया 33% लागू बिल्कुल। करके, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तराखंड, उसमें 50% लागू किए हैं। हाँ। और अभी पार्लियामेंट में भी, संसद में भी एक बिल पड़ा है 50% इंक्रीज करने के लिए पंचायत राज में, जो 33% उस टाइम जमाने में था। तो मैं चाहती हूँ ये लंबा सफर करने के बदल आप 33% के बदल 50% क्यों नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब तक चीजें तो, क्योंकि बहुत बदलाव आए बिल्कुल। हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग इतना तरक्की हुआ है महिलाओं के साथ, तो क्यों नहीं? इसके लिए और क्या 25 साल इंतजार करना पड़ेगा? जो हम लोग ने चीजें समझी कि ये बिल का तो हर महिलाओं ने और पुरुषों ने सबने वेलकम किया, पूरे देश ने, लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैम ने कहा कि 33 की जगह 50% होना चाहिए। और इसमें कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है बिल में ऐड ऑन हो सकता था इस चीज़ के अलावा? मैं सोचती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रख दिया जाए कि एजुकेटेड वुमन हु आर ग्रेजुएट्स, ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए, क्योंकि वो अंगूठा छाप ना बन जाए या पपेट कठपुतलियां ना बन जाए। क्योंकि पंचायत में सरपंच होती है, लेकिन घर का मर्द या बाप चलाता है। हाँ। तो उस जमाने में ऐसा था, लेकिन अब थोड़ी बदलाव आई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ सरपंचों में MBAs, फॉरेन रिटर्न इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आकर सरपंच चला रही है, और बहुत सारा चेंजेस ला रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड के लिए इतना पढ़ाई, फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग्स, इतना सारा एम्पावरमेंट हो रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जागरूक कर रहे हैं कि महिला को अपना सशक्तिकरण के साथ, बिल्कुल, हाँ, वो चीज़ें बढ़ाने हैं और कर रहे हैं। हाँ, सबने मतलब वेलकम तो कर दिया इस बिल का, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं कि इसको और कितना बेहतर तरीके से सरकार इम्प्लीमेंट करती। कानून तो बन जाएगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल आना बाकी है बस, उसके बाद कानून तो बन जाए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कितना ये बेनिफिशियरी होगा, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि 15 साल के लिए ही ये कानून आ रहा है। अब आगे बिल लाया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा, जो अगर सरकार बदली तो वो सरकार लाएगी कि नहीं, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक चीज़ जो सभी को अच्छी लगी, मैम ने भी वो चीज़ बोला, देर से आए हैं लेकिन लेके तो आए, ये चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ दिखी है। तो थैंक यू सब दर्शकों को अपने India.com के, और मैम शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए, इस बिल पे बात करने के लिए। धन्यवाद।